गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप इसके पहले की वीडियो में आपने इस पाठ 6 पंचतत्वों की कहानी के शब्द अर्थ, आवश्यक बातें और इस नाटक के जितने पात्र हैं उनकी वेशभूषा के बारे में सुना। अब इस नाटक के मंचन में पात्रों का क्या कहना है, इस विषय पे हम लोग पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नाटक का मंचन एक मंच है। मंच के बिल्कुल बीचों बीच में कुर्सी रखी हुई है और पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज सभी ने आयोजन किया है, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को आमंत्रित किया गया है। मंच को सजाया गया है। एक एक करके 5 पात्र मंच में प्रवेश करते हैं और सबसे पहले पृथ्वी क्या कह रही है? अरे वाह दादा, कितना सुंदर आयोजन है, स्वच्छ और सुव्यवस्थित। जल क्या कह रहे हैं? इतने दिनों बाद ऐसी स्वच्छता और सुंदरता देखकर हृदय खिल उठा। समय, यह आयोजन तुम सबके लिए ही तो किया गया है। मनुष्य जो मेरी श्रेष्ठतम रचना है, सबसे सुंदर कृति है, जिसमें तुम सबका अंश है, जिसके लिए मैंने तुम सबका निर्माण किया, वह तुम्हारा महत्व समझे, यही मैं चाहता हूँ। आकाश कहा, यह सब देखकर हमें अपने आरंभ के दिन याद आ गए, है ना पृथ्वी? पृथ्वी कह रही, देखिए ना, कितनी दुर्बल और तेजहीन हो गई हूँ। अपने उद्भव काल में जब मैं सूर्य से अलग हुई थी, तब मैं एक जलते हुए वाष्प पुंज के रूप में थी और उसी के समान तेजवान थी। जल ने कहा, हाँ पृथ्वी, तुम्हारे ताप से मेरा भी जन्म हुआ। सूर्य से अलग होकर तुम्हारे ठंडे होने की प्रक्रिया में बनी भाप बादलों के रूप में वायुमंडल में छा गई। और ये बादल मेरे रूप में बसते तो थे, लेकिन तुम तो तब इतनी हठी थी कि मुझे ठहरने ही नहीं देती थी। मैं बेचारा तुम्हारी गर्मी से भाप बनकर फिर से वायुमंडल में पहुंच जाता था। आकाश ने कहा, हाँ जल, तुम्हारे अथक प्रयास की मैं प्रशंसा करता हूँ और यह भी जानता हूँ कि वायुमंडल में भी तुम्हारा मन नहीं लगता था। तुम कुछ दिनों में फिर घनघोर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आ जाते थे। करोड़ों वर्षों तक यही प्रक्रिया तो चलती रहती है। क्यों पृथ्वी, मैं सही कह रहा हूँ ना? पृथ्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, लेकिन मैं क्या करती? सूर्य से अलग होकर मेरे ताप में बस इतनी ही कमी आई थी कि मेरी ऊपरी सतह पर कठोर पपड़ी सी जम पाई। मेरा भीतरी भाग जैसे जैसे ठंडा होकर सिकुड़ता गया, वैसे वैसे मेरी ऊपरी सतह में भी सिकुड़ने आने लगे और इन्हीं सिकुड़नों ने पहाड़ों और घाटियों का रूप ले लिया। लेकिन तब भी मेरा धरातल तप रहा था, क्योंकि अग्नि मेरे गर्भ में ज्वालामुखी के रूप में विद्यमान थे। ये ज्वालामुखी फूटते रहते थे, जिससे निरंतर भूकंप आते रहते थे और लावे के रूप में अग्नि बाहर निकलती थी। समय ने कहा, हाँ पृथ्वी, लेकिन तुम्हें जल का आभार मानना चाहिए, जिसने तुम्हें शीतल करने के प्रयासों में कोई कमी नहीं आने दी। घनघोर वर्षा के रूप में जल ने तुम्हें इतना ठंडा कर दिया कि वह तुम्हारे धरातल पर ठहरने लगा और समुद्रों के रूप में एकत्र हो गया। जीवों की उत्पत्ति भी तभी संभव हो पाई। जल ने कहा, यह बात सही है कि मैं ही पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का आधार बना, लेकिन यह कार्य अग्नि और वायु की मदद के बिना संभव नहीं था। सभी लोग अग्नि और वायु की तरफ देखते हैं और वे दोनों पकवान खाने में व्यस्त हैं। पृथ्वी ने कहा, वह कैसे? अग्नि ने कहा, हुआ यह है कि अनवरत मूसलाधार वर्षा के बाद जब पृथ्वी पर छाए बादल छटे, तब सूर्य की किरणों के रूप में मैं पृथ्वी पर पहुंची और जीवों के उत्पन्न होने की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन तब तक पृथ्वी पर कोई वनस्पति नहीं थी, कोई भी पेड़ पौधे नहीं थे, केवल ज्वालामुखी थे।
इसलिए जीव उत्पत्ति सबसे पहले समुद्रों में हुई। जल ने कहा, अरे वायु, कितना खाओगी, कुछ बोलो भी। वायु ने कहा, खाती हुई कह रही है, मैं तो वायुमंडल से लेकर पृथ्वी के चतुर्दिक कई 100 मीलों तक फैली हूँ। मुझ में कई गैसों का मिश्रण है। जीवन के आरंभ में शुरुआती दिनों में मुझे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप की अधिकता थी, जिसकी कुछ मात्रा चट्टानों में कार्बोनेट के रूप में जम गई और कुछ समुद्रों में अवशोषित हो गई। पृथ्वी, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मेरी सतह के तापमान को ग्रीन हाउस प्रभाव द्वारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक बनाए रखती है, वरना यह 21 से लेकर 14% होता, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के अभाव में समुद्र जम जाते और जीवन की कोई संभावना ही न होती। वायु ने कहा, बिल्कुल ठीक, लेकिन जीवों और वनस्पतियों की व्युत्पत्ति के लिए भी मेरे ऑक्सीजन रूप की ही आवश्यकता थी। पृथ्वी ने वायु की पीठ पर हाथ रखकर कहा, इसके लिए तो तुम्हें मुझे धन्यवाद देना चाहिए था वायु। तुम न होती तो मुझ पर उत्पन्न जीव और वनस्पतियां जीवित ही न रह पाती। पृथ्वी ने वायु से कहा कि मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए था, क्योंकि अगर वायु ना होती तो पृथ्वी पर वनस्पति ना होती। वायु ने कहा, वो तो है, मैं तो लाजवाब हूँ। समय ने कहा, हाँ, मुझे आज भी याद है, जब जीवन के अंकुर पनप रहे थे तब रासायनिक प्रक्रियाओं के चलते क्लोरोफिल नामक हरा पदार्थ पैदा हुआ। इस हरे पदार्थ में एक विशेष गुण यह था कि यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल देता था। यह जीवन के लिए एक आवश्यक तत्व बन गया। यही हरे रंग वाले एक कोशीय जीव पौधों के रूप में विकसित हुए और संसार में वनस्पति के विकास का कारण बने। धीरे धीरे तुम्हारा दामन जीव जंतुओं और वनस्पतियों से भर गया। वायु ने कहा, तभी तो ये पौधे इतना इतराते हैं। पृथ्वी उदासी से भरकर बैठ जाती है, कहती है, दादा, प्रारंभ में सब कितना सुंदर था, मैं कितनी हरी भरी थी, तब चारों ओर जंगल ही जंगल, अब देखिए कितना रंगीन हो गया है मेरा आंचल। समय ने क्योंकि गहरे चिंतन में डूब जाते हैं। इस विकास के सबसे विकसित कड़ी मनुष्य ही था। वह पहले अन्य जीवों की तरह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जंगलों पर निर्भर था, लेकिन अपनी कुशाग्र बुद्धि से उसने पहले तो अपने आप को अन्य प्राणियों से अलग कर लिया और भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए मेरे द्वारा उपहार स्वरूप दी गई प्रकृति को ही नष्ट कर रहा है। जल ने कहा, मनुष्य प्रगति की चकाचौंध में इतना अंधा हो गया है कि उसने हम पांचों तत्वों की उपयोगिता को अनदेखा कर दिया है। पृथ्वी पर उपलब्ध मेरा 97% भाग खारा जल है, जो महासागरों और सागरों में पाया जाता है। मेरा मीठा और पेय स्वरूप तो बहुत कम है, जिसमें से 2.4% रूप बर्फ और शेष 0.6% हिस्सा नदियों, झीलों और तालाबों में पाया जाता है। फिर भी मनुष्य मेरे शुद्धता, स्वच्छता और संरक्षण के लिए सचेत नहीं है। यदि मैं समाप्त हो गया तो मनुष्य संपूर्ण जीव जगत समाप्त हो जाएगा। इस खतरे से वह बेखबर है। वायु ने खांसते हुए, मेरी स्थिति भी तो यही है दादा। सब जानते हैं यदि मैं बहना बंद कर दूं या दूषित हो जाऊं तो मनुष्य, वनस्पति, जानवर कोई नहीं बचेगा। लेकिन मनुष्य को उसके परवाह नहीं। अत्याधुनिक उपकरणों से निकली गैसें और कारखानों से निकला जहरीला धुआं मुझे दिन पर दिन सांस की बीमारियों का कारण बना रहा है। मुझे शुद्ध करने वाले मेरे मित्र जंगल समाप्त होते जा रहे हैं, जिससे प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न हो गया है और बाढ़, भूकंप, चक्रवात, असमय वर्षा जैसी तमाम प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। आकाश ने कहा, वायु का कहना एकदम सही है। जंगलों के कटने से और जहरीली गैसों से मेरी
ओजोन की परत को भी नुकसान हुआ है, जिससे मेरी सूर्य की पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभावों को रोक पाने की क्षमता कम होती जा रही है। अग्नि ने कहा, मेरी खोज तो मानव सभ्यता के विकास का एक महत्वपूर्ण अध्याय मानी जाती थी, लेकिन प्रगति के अंधानुकरण के परिणाम ग्लोबल वार्मिंग के रूप में सामने आया है। मेरा ताप मनुष्य के लिए असह्य होता जा रहा है। समय ने कहा, आप सबका चिंतित होना स्वाभाविक है। मनुष्य और प्रकृति आप पांचों से ही मिलकर बने हैं। सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। पृथ्वी पर अधिकांश हिस्सा जल का है। मनुष्य के शरीर में ज़्यादातर जल ही है। जल वायु तत्व को बनाता है। वायु वनस्पति से आती है। पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। वायु अग्नि तत्व को बनाती है। अग्नि से जलने के बाद जो बचता है वह पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी के चारों ओर आकाश का आवरण है। आकाश में बादलों से जल बरसता है। यह जल तत्व को बनाता है। इस प्रकार जीवन में उत्पत्ति का चक्र चलता है। पांचों तत्वों ने एक साथ बोला, आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम पंच तत्व मानव जाति को यह संदेश दे रहे हैं कि अपनी विचारधारा बदलो। प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाते हुए उसके साथ चलो। प्रकृति से सिर्फ लेना ही नहीं, देना भी सीखो। क्योंकि अगर आप भी सचेत नहीं हुए, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो बच्चों, इस पाठ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमें अपने पर्यावरण को किस तरह से सहेज कर रखना है, पेड़ पौधों को काटने से बचाना है, जल का संरक्षण करना है। ये बहुत ही प्रेरणादायक पाठ है और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में इसके और आगे की चीज़ें आपको बताई जाएंगी। थैंक यू बच्चों।